So question number 1 से start करते हैं. Presidential powers and the functions. So first is, if the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, then first is Assembly of the state is automatically dissolved. B is the power of legislature of that state shall not be exercised by or under the authority of the parliament. C. Article 19 is suspended in that state and the president can make law relating to that state. थ्री 356 आर्टिकल पता है ना किसके रिलेटेड है? यही जो है ना इमरजेंसी वाला सेम. हाँ, प्रेसिडेंट रूल बोला ना. हाँ 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 हाँ. तो उस चीज से रिलेटेड है. अब इसमें ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? बी लग रहा है क्या? बी या डी भी तो होता है वैसे. द प्रेसिडेंट बी कैन तो रिमूव हो जाएगा ना, मतलब बी तो लेजिस्लेचर जो है वो रिमूव हो जाएगा बस. हाँ हो सकता है, हो सकता है. हाँ, डी उसके लिए तो फिर पार्लियामेंट बनाएगा ना लॉज. या पार्लियामेंट. बी फॉर बॉल. हाँ, बी होना चाहिए बिकॉज लॉज बनाना तो लेजिस्लेचर का प्रेरोगेटिव होता है, तो उसके लिए वहां पार्लियामेंट होगा. बाकी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो जरूर ले सकता है. ठीक है, तो 19 भी नहीं सस्पेंड होता है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए. सो लिख लेते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा. आंसर इज बी. सो आर्टिकल 356 deals with the president rule in the state. Once president rule is imposed, legislative assembly of that state goes into suspended animation till the parliament approves it. ठीक है, ये आई थिंक एसआर बोमई केस में बोला गया था कि ये जो चीज है सस्पेंड होगी. पहले क्या करते थे, गवर्नमेंट चेंज होते ही वो पूरा जैसा सेंटर पे गवर्नमेंट चेंज हुआ तो फिर वो आके स्टेट पे बदल देते थे. जैसा वीपी सिंह के टाइम पे, सॉरी मोरारजी देसाई के टाइम पे हुआ था ऐसा. और फिर जैसे ही मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गई थी, कांग्रेस वापस आई थी, तो कांग्रेस ने उल्टा कर दिया था इसका. ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था. फिर आई थिंक लैंडमार्क जजमेंट था एसआर बोमई केस वाला. उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब तक कि पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देता था प्रेसिडेंट रूल को, तब तक जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सिर्फ सस्पेंडेड रहेगी. ठीक है, डिसॉल्व नहीं होगी. अगर वो अप्रूवल दे देता है उसके बाद उसको डिसॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये थोड़ा इसमें डिस्टिंक्शन था. नेक्स्ट, द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट इज डेलीगेटेड टू द पार्लियामेंट. ठीक है, ये अभी हमने जिससे दूसरा वाला ऑप्शन एलिमिनेट किया था वही बात है कि पार्लियामेंट जो है वो फिर लेजिस्लेशन का काम करता है उस स्टेट के लिए. आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली अंडर नेशनल इमरजेंसी, नॉट प्रेसिडेंट रूल. ठीक है, आर्टिकल 19 जो है सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के केस में सस्पेंड हो सकता है. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन एनफोर्स द लॉज विद द हेल्प ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट. ही विल नॉट लेजिस्लेट ऑन स्टेट मैटर्स. ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ मिलके, सॉरी गवर्नर के साथ मिलके वो उसको एनफोर्स कराने में काम कर सकता है, यानी इम्प्लीमेंट करा सकता है उसको. बाकी इसमें एसआर बोमई का जजमेंट है उसके बारे में था रिलेटेड. ऑलराइट, ठीक है. और कौन सा आर्टिकल है इस चीज से रिलेटेड जो जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल 365, राइट. तो उस 365 में एग्जैक्टली है क्या प्रोविजन? थ्री 365 में आई थिंक यही है कि कुछ अगर डायरेक्शंस दिए हैं स्टेट को तो उसको वो फॉलो करने पड़ेंगे. अगर वो नहीं फॉलो करता है तो ऐसी कंडीशन अराइज हो गई है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया, तो फिर उसके रिस्पॉन्स में आर्टिकल 356 लगा सकते हैं. तो ये 365 है. ठीक है, काफी सिमिलर है. हाँ, सिमिलर है दिखने में बट थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है. नेक्स्ट चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among the minister of the said business. ये सही है क्या? नहीं, सही तो नहीं लग रहा.
आई थिंक ये शायद सही है, वो कैसा स्टेटमेंट सेम है ये तो बिल्कुल। है ना, ये तो है ना। हाँ वो था नहीं जो 77 आर्टिकल शायद बोलता नहीं, शायद कुछ ट्रांजेक्शन और बिजनेस के लिए शायद शायद आर्टिकल आर्टिकल तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ ये चीज है कि कैसा, जैसे गवर्नमेंट को असेंट करने के लिए बिल जाता है ना, तो वो उसको डिसाइड कर सकता है कि किस तरीके से वो मेरे पास असेंट करने को आएगा, वो चीज को वो डिसाइड कर सकता है। ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। हाँ, मतलब प्रेसिडेंट इसके लिए रूल बना सकता है इस चीज के लिए। Second is, all executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of Prime Minister. ये सही है क्या? नहीं, प्रेसिडेंट के नाम पे ना। ठीक है, तो वो सेकंड वाला गलत हो जाता है एंड फर्स्ट वाला सही लग रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ, 2 का A is the correct, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट था। All executive action of government of India are formally taken in the name of president only. ठीक है, और स्टेट के केस में किसका होता है उसके ऊपर नेम? वही गवर्नर सेम। गवर्नर का होता है। Correct. So he can make rules specifying the manner in which the orders and other instrument made and executive in his name shall be authenticated. ठीक है, ये वाला वो स्टेटमेंट है, इसके ऊपर थोड़ा और इन्होंने इलेबोरेट कर दिया। तो स्पेसिफाई कर सकता है कि किस तरीके से उसको, उसका जो एसेंट है या उसका जो नेम है वो ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये किस आर्टिकल में ये जो भी आपने जो स्टेटमेंट सही बोला है वो आर्टिकल एक बार बता दीजिए मुझे। आर्टिकल यार पहले मुझे लिखना पड़ेगा। अच्छा कोई नहीं, देख लो 74 से शायद 78 तो देख लो सारे आर्टिकल 2 मिनट में। 77 है शायद। हाँ वही 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 ध्यान है मुझे, 77 ही था। 1 मिनट देखता हूँ मैं। अभी मैंने चेक किया, 77 ही है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 74 तो देख लो, सारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही सारे आते हैं 74 से 78 तक। ठीक है। हाँ चलो अच्छा देखो, अच्छा लिखा है इसमें 74 क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एड और एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो 74 ठीक है। अच्छा 75 क्या है कि द वही जो कॉमन है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये इसमें होता है। और द मिनिस्टर शैल होल्ड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसमें एक और पॉइंट होता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 77 क्या होता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। हाँ, इसके आगे मुझे और मिल नहीं रहा है, एक लाइन लिखी थी इसमें बस। और 78 क्या होता है कि ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर as respects the furnishing of information to the president। इसके अंदर 3 पॉइंट है, रिपीट कर देता हूँ। चलो अच्छा, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। बी वाला पॉइंट है, टू फर्निश such information relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation as the president may call for it। C वाला पॉइंट है, if the president so requires to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which a decision has been taken by the minister but which has not been considered by the council। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसमें थे। 78 वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देख लो। ऑडियो सबको आ रहा है ना? आ रहा है। ऑडियो तो क्लियर है। एक बार वो देख लेते ना अपन लोग, प्रेसिडेंट वाले। अच्छा इसमें लिखा है ना सामने, चलो अच्छा देख लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पावर है। और कोई केस याद आ रहा है जहाँ पे पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट यूज किया गया था? कोई केस इम्पोर्टेंट? बेरोबारी यूनियन था ना, उससे रिलेटेड एक केस कंसल्टेशन के लिए आया था, तो वो एक एग्जांपल हो सकता है इस पावर का। ठीक है,
नेक्स्ट 123 पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। यूनियन बजट का हम आगे देख लेंगे। हाँ, 111 देख लो, असेंट टू बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैसे उसको असेंट करता है, वो 111 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है। देन हमने 77 देखा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके रिगार्डिंग अभी स्टेटमेंट था वो वाला। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट था। और फिर 74 देख लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपने आप से कुछ नहीं करेगा, उसके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। वो हमेशा जो भी काम करेगा वो एड एंड एडवाइस से ही करेगा, ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इंडिया में पता ही है कौन कौन सी पार्डनिंग पावर, एक बार फटाफट उसको बता दो, कोई समराइज कर दो। किसी को याद नहीं है क्या पार्डनिंग पावर? चलो अच्छा बोल देते हैं। एक तो पार्डन होता है, एक कम्यूटेशन होता है, एक रेमिशन होता है, रिस्पाइट होता है, रिप्राइव होता है। अब ये भी बता दे मतलब क्या क्या होता है उनका। तो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, मैं समझाऊंगा, समझते रहोगे तुम लोग। ठीक है, पढ़ता हूँ। पर जब मैं इसको ब्रीफली एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो पार्डन क्या है? रिमूव्स द सेंटेंस, कन्विक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, यानी आपके ऊपर कोई सेंटेंस लगा हुआ था, आपके ऊपर कोई कन्विक्शन मिला हुआ था, यानी जेल टर्म मिला हुआ था, या उस जेल टर्म से कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो रखा है। जैसा कई बार क्या होता है, हम देखते हैं 2 साल से ज्यादा अगर किसी को जेल हो रखी है तो ही कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर एमएलए या एमपी। ठीक है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन भी हट जाएगा अगर पार्डनिंग पावर यूज कर दिया तो। और वो पार्डनिंग पावर किसी भी चीज के लिए हो सकती है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल से भी रिलेटेड है ये। अगर कोर्ट मार्शल भी हुआ है तो भी उसको वापस रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। ठीक है, सपोज अगर किसी को फांसी हो रखी थी और उसको हम बोल देते हैं कि मतलब प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से अपने पावर यूज करके कम्यूटेशन कर देता है और उसको उम्र कैद की सजा दे देता है, तो वो एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तीसरा है रेमिशन। रेमिशन का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग द टर्म ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट का जो टर्म है उसको रिड्यूस कर देता है, तब उसको रेमिशन बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, रेमिशन ऑफ टैक्सेस, तो उसका याद रखने का एक तरीका है कि रेमिशन में रिड्यूस हो रहा है टर्म। ठीक है, फिर रेस्पाइट है। रेस्पाइट मतलब अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल फैक्ट लाइक डिसेबिलिटी। तो जैसे कि कई बार होता है कि जैसे कोई वुमेन का केस है तो उसमें पता लगता है कि शी वॉज प्रेग्नेंट, तो उस केस में उसका जो सेंटेंस है उसको थोड़ा कम कर दिया जाता है। ठीक है, या और कोई उसको ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके चलते हम बाद में पता लगता है कि उसको कोई डिसेबिलिटी है, तो अब भी उसका जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, पनिशमेंट को रिड्यूस करना और उसका कैरेक्टर बदलना इसमें है नहीं है, मतलब कि अगर मतलब कम्यूटेशन का मतलब होता है कैरेक्टर बदलना। अच्छा, और इसमें रिस्पाइट में नहीं है? रेस्पाइट में सिर्फ लेसर सेंटेंस है, और वो भी क्यों है? क्योंकि एक स्पेशल फैक्ट आया है सामने कि उसको कोई डिसेबिलिटी थी। ठीक है, रेमिशन में क्या है? रिड्यूस करना है पनिशमेंट को। रेस्पाइट में है रिड्यूस करना पनिशमेंट को बिकॉज ऑफ सम स्पेशल फैक्ट। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन है। फाइनली है रिप्राइव। बोलो। रेमिशन को इस तरह याद रखना, मतलब एमिट करना, मतलब एमिशन जो होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो कम करना है हम लोगों को, तो वही रिड्यूस करना। ठीक है, सही है। रेमिशन और रेस्पाइट तो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं ना, सिर्फ वो फिजिकल डिसेबिलिटी के फैक्टर के अलावा। हाँ, वो सेम ही चीज है, बस वो एक स्पेशल फैक्ट जुड़ जाता है रेस्पाइट में, और नाम भी सिमिलर से है ना। है मेनली कि जो रेस्पाइट है उसमें पूरा मतलब जैसे अगर वो जो स्त्री आप बता रहे हैं उसको अगर मृत्युदंड मिला है तो उसको फिर आजीवन कारावास में चेंज कर देते हैं, बट रेमिशन में कोई ऐसे चेंज नहीं होता है। बस मान लिया अगर 10 साल की सजा है तो उसे 2 साल की कर दिया या 5 साल की कर दिया, उसमें चेंजिंग नहीं होती ना। तो रिस्पाइट में क्या मतलब, बस क्या होगा? सेमी तो फॉर्म चेंज हो गया, मतलब फॉर्म चेंज हो गया। कोई बहुत ज्यादा कठिन मतलब एक स्त्री के लिए मृत्यु दंड, क्योंकि वो एक बच्चे को पेट में रखी हुई है तो फिर वो एक साथ
तो एक साथ 2 लोगों का मृत्यु होगा, तो फिर उसे लेकिन चेंज कर दिया गया। फॉर्म चेंज नहीं लिखा है ना इसमें, बस ये लिखा है चेंज नहीं है, वो सेंटेंस है उसको लोअर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये करेक्टर कहाँ चेंज हुआ उसका, मतलब कि वही सेम ही तो रहा, रिमिशन की तरह है। हाँ रेमेशन की तरह रहा, बस एक स्पेशल फैक्ट की वजह से चेंज किया, ये इतना ही इसमें डिफरेंस है, ठीक है। उसके रीजन में कम्यूटेशन का, डिफरेंस है, हाँ रीजन में डिफरेंस है बस। हाँ कम्यूटेशन में बस, कम्यूटेशन में चेंज है तो सीसी मान के चल लो, ठीक है, तो याद रखने में थोड़ा इजी रहेगा। कम्यूटेशन कम्यूट इस तरह करो ना कि ओके, मतलब जैसे कम्यूटर्स होते हैं ना, तो इधर से उधर यात्रा करते हैं, तो उसके मतलब शिफ्ट करना, जेल से शिफ्ट कर रहा है किसी को, तो वो चेंज इन कैरेक्टर्स। सही है, सही है, ठीक है। बेकार। अब लास्ट फाइनली देख रहे हो, रेप्राइव, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, यानी एग्जीक्यूशन का जो वो प्रोसीजर है उसके ऊपर स्टे लगा दिया है, वो भी टेम्पररी, ठीक है, ऐसा नहीं कि परमानेंट है, टेम्पररी है। तो ये सपोज जैसा क्या हो गया कि अभी निर्भया के केस में हमने देखा कि वो लोग जो थे ना वो प्रेसिडेंट के पास अपील कर रहे थे, तो उनका जैसे सेंटेंस आ गया एग्जीक्यूशन का, तो वो ये चीज लगा के हमारी पेंडिंग है अपील अभी प्रेसिडेंट के सामने मर्सी की या ये पार्डनिंग अपील, हमको अभी टेम्परेरी रिप्राइव दे लो जब तक कि फैसला नहीं आता, तो उस तरीके से रिप्राइव को याद रख लो कि एक टेम्परेरी स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, ये चीज है। ऑलराइट, थोड़ा बहुत डिफरेंस गवर्नर से है, जैसे गवर्नर है वो डेथ सेंटेंस को वो नहीं कर सकता, पार्डन नहीं कर सकता, और कोर्ट मार्शल के केस में भी नहीं कर सकता। बाकी ये गवर्नर का एग्जैक्टली पावर जो है वो अपन गवर्नर वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आता है आर्टिकल 71 में, राइट। तो अगर ये बताओ, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो फिर वो अपील कहाँ लाई करेगी, कहाँ अपील करनी पड़ेगी उसके लिए? सुप्रीम कोर्ट तो होगा और क्या। करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और तो आई थिंक कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, बाकी तो सारे इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, एक बार तुम लोग भी देख लो, अगर कोई इम्पोर्टेंट नजर आया तो बता देना। अभी जो क्वेश्चन करे तो उसका जो बी पार्ट था उसमें आर्टिकल कौन सा होता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट, ये रहा 77 बताया तो था। तो यही भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस नहीं आता है, ए बी और बी बी दोनों ही। बी, अच्छा बी वाले का पूछ रहे हो क्या? हाँ, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होता है ना, तो इसका आर्टिकल कौन सा? एक सेकेंड, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ, आई थिंक इसी में ही आना चाहिए यार ये। अच्छा, इसमें 77 में पार्ट है क्या, एबीसीडी? 77 वाला आर्टिकल में पार्ट है? पार्ट्स का यार आइडिया नहीं, देखना पड़ेगा। संजय सेम ही है, 77 का ही। 77 है। बाकी आई थिंक 53 में भी दिया हुआ है, बट आई थिंक कंडक्ट ऑफ बिजनेस वाली बात आ जाती है ना, तो वो 77 में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Question third, according to the Constitution of India, it is the duty of the President of India to cause to be laid before the Parliament which of the following, ठीक है, या ये ड्यूटी है प्रेसिडेंट की टू कॉज टू ले बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है। तो इनमें बताना क्या क्या जो है प्रेसिडेंट ले डाउन करता है पार्लियामेंट के सामने। सबसे पहला रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये करता है क्या? तो करता है। करता है, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? 280। करेक्ट, 280। नेक्स्ट, द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये तो आई थिंक शायद नहीं करता है। हाँ करेक्ट, ये पार्लियामेंट के स्कोप में अंदर आता है। ये पार्लियामेंट की कमेटी करती है और फिर स्पीकर इसको ले डाउन करता है, ठीक है। थर्ड इज द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आई थिंक सही है ना। तीसरा चौथा दोनों पे सही है। हाँ सही है।
Fourth, the report of National Commission for Scheduled Caste. हाँ ये भी है। सही है। ये ये ठीक है। भैया जी एक डाउट है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसकी जो हेड होती है ये हरदम मतलब अपोजिशन पार्टी से होती है क्या? पब्लिक आई थिंक शायद नहीं, अपोजिशन से नहीं होती पब्लिक अकाउंट। हाँ कन्वेंशन से है ना, अपोजिशन का लीडर जो भी है, आई मीन आउटसाइड वो हेड करता है। नहीं अभी तो ये है ना वो अधीर रंजन है कांग्रेस वाला, तो ये हाँ opposition कन्वेंशन से- है, पूरा कन्वेंशन से चल रहा है, ऐसा कुछ हाँ। रूल नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ ओके ठीक है। तो इसका 134 लग रहा है सी, थर्ड का, ठीक है सी सही है। So Finance Commission after every 5 year to be recommended and the distribution of revenues between state and center, ये चीज recommend करता है Finance Commission. The Commission submits its report to the President. He lays it before both the houses of Parliament along with explanatory memorandum as to the action taken on its recommendation. यानी उसके recommendation पे क्या क्या action लिए गवर्नमेंट ने वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई एडवाइस नहीं मानी है उन्होंने या कोई रिकमेंडेशन नहीं मानी है फाइनेंस कमीशन की, तो उसका भी रीजन देना पड़ेगा कि क्यों नहीं मानी, ठीक है। द कैग सबमिट्स इट 3 ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड ही लेज दिस रिपोर्ट बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. आफ्टर दिस पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एग्जामिन्स देम एंड रिपोर्ट्स इट्स फाइंडिंग डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, ठीक है, ये चीज है। देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट to the president. The president places the report before the parliament, ठीक है, ये चीज है इसके अंदर। ऑलराइट, इसी की तरह आई थिंक NCST जो है शेड्यूल का ट्राइब वाली, वो भी प्रेसिडेंट को ही आगे रिपोर्ट देती है, ठीक है। ऑलराइट, उसका NCBC का पता है कि NCBC किसको रिपोर्ट देती है? प्रेसिडेंट है क्या वो भी? होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ही है वो। एक बार चेक कर ले। NCBC आप पूछ रहे हैं ना, वो प्रेसिडेंट को ही देती है। अच्छा ओके, पक्का है ना? और जो शाश्वत वाला डाउट मैंने चेक किया, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन से होता है, पर मेंबर्स दोनों हाउस के होते हैं। हाँ मेंबर्स तो दोनों ही होते हैं। चेयरमैन ऑपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ, विच अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द कोर्ट्स ओपिनियन on constitutional validity of the election commission decision on deferring the Gujarat election in the year 2002, ठीक है। तो कौन सा है इसके अंदर आर्टिकल? अभी हमने पढ़ा ये 143 ना, 143, ठीक है। ऑलराइट, आर्टिकल 143 of the constitution authorizes president to seek opinion of supreme court on 2 categories of matter, ठीक है। ये कैटेगरीज ध्यान से देख लो। on any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise, ठीक है। ये ऐसा कोई मैटर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जैसा कि आई थिंक अयोध्या का केस भी है ना, एक बार रेफर किया गया था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो वो एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का इश्यू हो सकता है। या सेकंड है, on any dispute arising out of pre-constitution treaty, agreement, covenant, engagement, sanad और any similar instrument, ठीक है। यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज और इन सब से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगी तो उसके लिए भी वो एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। ऑलराइट, अब इसके अलावा हाँ बोलो। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो लोकसभा की जो होते हैं डिबेट उसको भी रेफर कर सकती है ना? वापस रिपीट करना, क्या बोला? अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे वो कुछ मतलब डिसीजन पर नहीं पहुंच पाती है तो वो रेफर कर सकती है क्या, मतलब डिबेट्स जो होते हैं हमारे पार्लियामेंट? अच्छा, हाँ मैं समझ गया। पॉइंट तुम्हारा ये है कि मतलब वो आगे वैसे रेफर करने का नहीं है, बट वो डिनाई कर सकती है उस चीज को, कि मतलब इंफॉर्मेशन उसके ऊपर कोई जजमेंट ना दे प्रेसिडेंट को, या प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस ना दे, ये चीज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट,
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हर मैटर में सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है टू गिव कोई रिकमेंडेशन देने को, ये चीज है। कोई डिस्टिंक्शन बता सकता है कि इसमें क्या डिस्टिंक्शन है, कब वो ऐसा कर सकता है, मना कर सकता है? मुझे जितना सेकंड याद वाली है में सुप्रीम कोर्ट को मस्त है ना, देना ही पड़ेगा उसको। सेकंड वाले केस में हाँ, सेकंड वाले में तो देना ही पड़ेगा, फर्स्ट वाले में मना कर सकता है, पर दोनों ही नॉन बाइंडिंग होते हैं। हाँ, नॉन बाइंडिंग होते हैं, वो तो एक वो है, क्या नाम बोलते हैं, पहले अथॉरिटेटिव एक आइडिया ले लेना, तो बाद में अगर प्रॉब्लम हुई तो पहले से पता रहे ना कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंस रहेगा इस, वो चीज है। ठीक है, ऑलराइट। प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी में होता है मस्त। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। Which one of the following amendments to the Indian Constitution empowers the President to send back any matters for recommendation of Council of Ministers? क्वेश्चन समझ में आ गया? 44, हाँ कौन सा? 44 होगा, 42nd में उल्टा हुआ था, उसके बाद रिकंसिडरेशन के लिए उल्टा हो गया था 44 में। करेक्ट, 44 होगा, क्योंकि 42nd में इंदिरा गांधी ने वो कंपलसरी कर दिया था, मतलब अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई वो एडवाइस या सॉरी रिकमेंडेशन दी है, उसको फॉलो करना जरूरी हो जाता था उस ऑर्डर को फॉर द प्रेसिडेंट। लेकिन 44th में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने, जैसा हमने देखा था, काफी सारा रिवर्सल कर दिया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तो उसमें ये भी प्रोविजन था कि उन्होंने इस चीज को रिवर्स कर दिया था कि एटलीस्ट एक बार रिकमेंडेशन रिकंसिडरेशन के लिए वापस प्रेसिडेंट जो है उस बिल को भेज सकते हैं। ठीक है, ये आइडिया था। और 5th का डी है ना? ठीक है, डी है, ऑलराइट, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला, प्लानिंग कमीशन इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। पुराना क्वेश्चन है बट अभी भी रेलेवेंस है, तो ये बताओ कि सही है क्या? हाँ, आई थिंक नहीं अकाउंटेबल है ना, हम्म, इवन टुडे नीति आयोग भी नहीं अकाउंटेबल है, राइट? हाँ, वो मतलब वही एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, तो एग्जीक्यूटिव शुड बी अकाउंटेबल टू एग्जीक्यूटिव ओनली, मतलब उसके एग्जीक्यूटिव नहीं बनाया हुआ ना बॉडी, तो उनको ही होगा। देन प्रेसिडेंट कैन मेक ordinance only when either of the two houses of the parliament is not in session. तो सही है, सही है, सही है ना? ठीक है, सही लग रहा है। बोथ होता तो गलत होता। हाँ, दोनों होता तो बोथ होता तो हाँ गलत होता। Then the minimum age prescribed for the appointment of a judge of Supreme Court is 40 years. ये बताओ। नहीं, ये तो रॉन्ग है। ये याद नहीं रहते यार मेरे को तो। इसमें एज ही नहीं है ना। हाँ। D is National Development Council is constituted of Union Finance Minister and the Chief Ministers of State. पुराना वाला है तो। यहाँ पे PM होता है, PM था मतलब, ठीक है। तो अपना B इसके अंदर आंसर हो जाएगा, इसका B। That's why Planning Commission was only advisory and had no executive responsibility. ठीक है, it was responsible for taking and implementing decision. The responsibility rested with the central and state government, so it was not accountable. President can promulgate ordinances when the parliament is not in session. These ordinances may be approved by the parliament within the 6 weeks from its reassembly. He can also withdraw an ordinance at any time. The Constitution of India has not prescribed a minimum age for the appointment of Supreme Court judge. National Development Council is composed of Prime Minister, all Union Cabinet Minister and Chief Ministers and administrators of UTs. ठीक है, नीति आयोग ने उसकी जगह ले ली। National Development Council is proposed to be abolished and transfer its power to नीति आयोग। ठीक है, ये था। Question number 7, consider the following statement. In electoral college for presidential election in India, the
value of the vote of an elected member of MLA equals state population. I think ये शायद divided लिखा था 100. गलती कर दिया पूरा इसने फॉर्मूले को. ठीक है, आई थिंक ये डिवाइडेड था and number of elected MLAs of the state. कर क्या दिया इसने? अच्छा, ये डिवाइडेड का ही था, इनटू परसेंटेज करा था. तो चलो ऐसे ही बता दो फॉर्मूला क्या रहता है. हेलो, तभी स्किप कर देता हूँ फॉर्मूला, ये तो अच्छी कभी आएगा ही नहीं. ये आ रखा है ना, ये भी तो कुछ पूछा ही होगा. कोई बता दो भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है हर बार इतना. चलो ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूँ कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MLA इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, और इसको इस नंबर का जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करना है 1000. ठीक है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी MLA की सीट्स है वहां पे उस स्टेट के अंदर, और इसको 1000 से डिवाइड कर दो. ठीक है, आपके पास वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MLA आ जाएगा. ठीक है, फिर MP का वोट का कैसे निकालोगे? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल MLAs ऑफ ऑल स्टेट, यानी ऑल ओवर इंडिया जितने भी MLAs हैं उन सबका जो वोट का जो वैल्यू था उसको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो उसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs से. ठीक है, तो उससे वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP निकल आएगा बाहर. ठीक है, फिर से वो MP का बताइए जरा. क्या MP का मतलब जो MP last वाला फॉर्म. वापस रिपीट करूं? MLA का समझ में आ गया, MP का थोड़ा बता दीजिएगा. MP का कुछ नहीं है, जितने भी सारे स्टेट्स के MLAs के जो वैल्यू है ना वोट का, उन सबका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड इलेक्टेड MPs होते हैं ना जो कि पार्लियामेंट में रहते हैं, तो उनसे वो निकलेगा डिवाइड करके. ठीक है, ऑलराइट. देयर आर थर्ड स्टेटमेंट, देयर वर मोर देन 5000 मेंबर्स इन द लेटेस्ट इलेक्शंस. जो फालतू सवाल है, एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 7. The president is elected not directly by people but a member of an electoral college. Every elected member of the legislative assembly shall have as many. ठीक है, ये तो बता ही दिया, ये भी बता दिया. ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था. नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस. पहला स्टेटमेंट है, no criminal proceeding shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. ये सही है क्या? सही है. ठीक है, सही है ये चीज. सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है क्या? हाँ, कुछ होता है बाद में, लेकिन कुछ ये भी लिखा था कहीं 3 महीने 2 महीने बाद, पता नहीं क्या 4 महीने बाद. हाँ, नोटिस देके नोटिस देना पड़ता है पर लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है. 3 महीने कुछ डिफरेंस है ना सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग में? एक बार अच्छे से वो क्लियर कर दीजिएगा जरा, दोनों में क्या क्या करते हैं ये लोग. गवर्नर शायद ये क्रिमिनल गवर्नर केस में, प्रेसिडेंट के केस में, और ये अपने पूरा ये इनको जो मिली है क्या बोलते हैं इसे, जो पार्लियामेंट के मेंबर से मिलती है ना, क्या करेक्टिव क्या प्रिविलेजेस के केस में क्या क्या होता है इसमें. हाँ, वो एक बार थोड़ा सा संजय या विजय को भी. ठीक है. 4 ऑप्शन looked in. अच्छा, ये इसमें लिखा तो है, देखो मैं पढ़ता हूँ प्रेसिडेंट केस में. ठीक है, द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज. He enjoys personal immunity from legal liability for his official acts. During his term of office, he is immune from any criminal proceedings, even in respect of his personal acts. He cannot be arrested or imprisoned. However, after giving 2 months
notice civil proceedings can be instituted against him during his term of office in respect of his personal acts. ये प्रेसिडेंट केस में है. फिर गवर्नर के लिए भी वही होगा. गवर्नर के लिए भी सेम चीज है, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकता उनके खिलाफ, सिविल चला सकते हो नोटिस देने के बाद. ठीक है. ऑलराइट. देन नेक्स्ट, द emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. सही है, सही है. सही है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, ये दो ही है. तो अपन ने बोला नो क्रिमिनल. ठीक है, दोनों सही बोल रहे हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 का दोनों सही है. अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस. आर्टिकल 361 है. ठीक है. The emoluments and the allowances of the governor of a state cannot be diminished during their term of office. Okay, ये भी एक अच्छा, मैं वो पढ़ देता हूँ उसमें कि कलेक्टिव जो प्रिविलेज है ना और इंडिविजुअल प्रिविलेज में क्या दिया है दोनों में. ठीक है. तो कलेक्टिव प्रिविलेज में क्या दिया है कि नो पर्सन आइदर अ मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्व्ड विद इन द प्रिसिंक्ट्स ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ये आता है कलेक्टिव प्रिविलेजेस में. ठीक है. और इंडिविजुअल प्रिविलेज में क्या है कि दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट and 40 days before the beginning and 40 days after the end of session. This privilege is available only in civil cases and not in criminal cases or preventive detention cases में. correct. ठीक है. So we can remember like this ना, recently जम्मू कश्मीर के गुलाब ने भी पता नहीं किसी को they were kept in detention ना for more than some time. वो तारा फारूक अब्दुल्ला भी था और एक सीपीआई का भी महबूबा मुफ्ती वो तो चीफ मिनिस्टर थी. हाँ, so वो डिटेंशन का ऐसे याद रख सकते हैं. राइट. करेक्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं. 7th हो गया, 8th हो गया, 9th. So in India, the same person cannot be appointed as governor for 2 or more states at the same time. ठीक है. Cannot be appointed as governor for 2 or more states at the same time. First is, in India, the same person. गलत है नहीं? ये तो हो सकता है ना. Can be appointed. हाँ, I think कुछ होगा इसमें. एक बार पढ़ लेते हैं इसको आगे. ये तो स्टेटमेंट ही है. First A is, in India the same person cannot be appointed as governor for 2 or more states at the same time. अच्छा, शायद ना इसने ये गलत लिख दिया. ये क्वेश्चन कुछ और था, इसने स्टेटमेंट ही चिपका दिया ऊपर. ठीक है. ऑलराइट, इसको ऐसे देख लेते हैं. आई थिंक शायद करेक्ट इनकरेक्ट था ये. तो ये चीज तो आई थिंक सबको पता ही है इनकरेक्ट थी. कोई वो बता सकता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था इसके लिए? 7th 1956 का. ठीक है. बिल्कुल वही ना, लिंग्विस्टिक वाला ये उसी का राउंड. फिर बी, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट of a state in India are appointed by the governor of the state, just as judges of Supreme Court are appointed by the president. ये सही है क्या? I think नहीं है ये सही, because president ही अल्टीमेटली करता है. ये लोग ओथ दिलवाते हैं उसको. ठीक है. गवर्नर. तो ये भी सही इसमें वो कोलेजियम वाला सिस्टम है क्या? कोलोजियम सिस्टम रिकमेंड करता है उसको अपॉइंट करना. जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे लेजिस्लेशन कौन करता है, तो लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट करता है, लेकिन उसको असेंट कौन देता है? उसको असेंट प्रेसिडेंट देता है. ओके. वैसा वाला लॉजिक है कि उसको रिकमेंड तो कोलोजियम ही करता है, फिर उसको आगे अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है. ठीक है. सी इज, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ अ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट. सही है ना. हाँ, ठीक है. कोई प्रोसीजर दिया हुआ नहीं है उसके अंदर. फिर लास्ट देख लेते हैं. इन केस ऑफ
union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support. ये बताओ डी. बाय प्रेसिडेंट होगा ना? बाय प्रेसिडेंट होगा. दिल्ली के केस में तो प्रेसिडेंट ही है. आई एम नॉट श्योर पुडुचेरी के केस में क्या है, बट दिल्ली के केस में प्रेसिडेंट ही होता है इसमें तो. प्रेसिडेंट ही होता है. उसमें भी प्रेसिडेंट है. आई थिंक एवरी केस में प्रेसिडेंट ही है. Cool, ठीक है. नाइन्थ का तो डी बोल रहे हैं. हाँ, ओके. अभी वो जो लक्षद्वीप वाला है करेक्ट या वो इनकरेक्ट तो स्टेटमेंट दमन. बोला है. क्या? करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. इनकरेक्ट. हाँ, ये इनकरेक्ट था ना. ये भी इनकरेक्ट था, ये भी इनकरेक्ट था, ये भी इनकरेक्ट दो था. करेक्ट दो पर ए तो करेक्ट है ना? नहीं, ए तो इनकरेक्ट है. ए इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है, और हमने देखा सी भी इनकरेक्ट था ना. हाँ ठीक है. ठीक है ना. तो हाँ. यार वैसे ये तो डी को बता रहा है. डी का क्या लॉजिक लगाया इसने. ठीक है, एक बार पढ़ लेते इसका एक्सप्लेनेशन. The 7th Constitutional Amendment Act 1956 facilitated the appointment of same person as governor for 2 or more states. The judges of Supreme Court and High Court are appointed by President only. The governor has no security of tenure, no fixed term. He may be removed by the President at any time. Okay. इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है. ये गलत हो गया ना. हाँ, सी तो यार सही लग रहा था. ऐसा कोई प्रोसीजर तो याद नहीं मेरे को कि कुछ दिया हुआ था गवर्नर के लिए. बट ये शायद जहाँ लेजिस्लेटिव सेटअप लिखा हुआ है तो वहाँ क्या पता लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला सिस्टम होगा. नहीं, एक बार दिल्ली में check- है ना. दिल्ली में हाँ तो वही president- वहाँ के लिए भी प्रेसिडेंट है ना. हाँ, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. तो फिर कैसे. पुडुचेरी और इसका देखना पड़ेगा, JNK का, मतलब जम्मू कश्मीर का. मतलब वो अगर एक भी इसमें गलत कर देता ना तो फिर तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है. संजय एक मिनट, मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ. शायद क्वेश्चन का कुछ टाइपिंग एरर है मे बी. हाँ, ये पूरा एक तो डायरेक्टिव ही गलत है और दूसरा ये. हाँ, एक बार चेक कर लेना यार इसको अभी के लिए. थोड़ा होल्ड रखो, एंड में डिस्कस करते हैं फिर से इसको. ठीक है. अभी वो तो जो है ना हमारा क्या लेफ्टिनेंट, मतलब वो जो उसका वो जो लक्षद्वीप का, वो तो शायद 2 या 3 है शायद वो इंचार्ज. हाँ, तो वो तो लिखा हुआ ही ना. ये स्टेटमेंट तो ये सही है कि अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर मल्टीपल स्टेट्स. वो चीज तो ट्रू है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. स्टेट और यूटी तो अलग होते हैं ना. यूपी एंड एमपी वो यूटी में भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये सेम जो आइडिया है उसमें भी लगा सकता है. सही है, सही. एक सेकंड, इसमें सर कुछ लिखा हुआ है. व्हाट डज इट से. पीआरएस का है ये आर्टिकल. Okay, newspaper report suggested that the government is, as per Article 155 and 156 of the Constitution, a governor of state is appointee of the president, and he or she holds the office during the pleasure of the president. If a governor continues to enjoy the pleasure of president, he or she can be in the office for a term of 5 years. Because the president is bound to act on the aid and advice of Council of Ministers under Article 74 of the Constitution, in effect, is the central that appoints the government. Okay. So, pleasure of president merely refers to the will and wish of the central government. ठीक है यार, इसको थोड़ा और डिटेल में देखना पड़ेगा. अभी के लिए इसको होल्ड ही रखते हैं. Alright. Next question पे चलते हैं अभी. Question number 10. Which of the following are the discretionary powers given to the governor of a state? Discretionary power क्या है governor of state? So first is sending a report to the president of India for imposing the president rule. Appointing the ministers. Third, reserving certain bills passed by the state legislature for the consideration of the president of India. And fourth is making the rules to the conduct
to conduct the business of the state government. Okay. तो इस पे बताओ फर्स्ट सही है क्या? सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल. ये तो सही है. सही है. ठीक है. सेकंड तो गलत. नहीं वो तो नहीं. वो एलिमिनेट करते ही आंसर आ जाएगा. सी वाला भी. अच्छा एलिमिनेट करते ही आंसर आ रहा है. हाँ सही बोल रहा है. 1 and 3 आ रहे हैं ना. वैसे यार फोर्थ भी तो होगा, मेकिंग रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. बट हाँ 2 को अगर हम एलिमिनेट कर देते तो फिर नहीं आएगा. ठीक है. हाँ तो फिर आई थिंक इसका 1 and 3 होना चाहिए. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10th का इट्स बी. तो 1 and 3. The governor can make use discretionary power when no party gets a clear majority. He can use his discretion in selection of chief ministerial candidate to prove the majority as soon as possible. He can impose president rule when a bill is sent to the governor after it is passed by the state legislature. He can reserve the bill for the consideration of the president. ठीक है. तो कंडीशंस पता है कब कब वो रेफर कर सकता है मतलब एक बिल को? यार पीछे आवाज आ रही है ये कीबोर्ड की, कोई बंद कर ले भाई. संजय के कोई आ रही है. सॉरी. चल ठीक है एक बार मैं उसको करके करता हूँ. अरे नहीं अब आधा नहीं आ रही है, बीच बीच में आती है अचानक से. हाँ yesterday night आ रहा था ना, आई थिंक उसी टाइप का है साउंड. कल भी आ रहा था. बहुत देर टाइप में मेरे को. फोर्थ ऑप्शन के लिए कुछ मतलब कोई आर्टिकल या कुछ ऐसा कोई रीजन है स्पेसिफिक जिससे हम फोर्थ को गलत बता सकें? कौन सा था फोर्थ ऑप्शन? मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द. हेलो. आई थिंक वो करेक्ट है ना वो स्टेटमेंट. हाँ वो तो गलत था. मतलब वैसे वो किस में आता है? उसके लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है, डिस्क्रिशनरी में नहीं आता है. करेक्ट, एग्जीक्यूटिव पावर है. जहाँ एग्जीक्यूटिव 154 आई थिंक उस आर्टिकल में है 154. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट. करेक्ट ना 154 है. हमारे ऑडियो में हाँ आई थिंक ठीक आवाज अभी. हाँ राइट. तो हम कौन सा वाला डिस्कस कर रहे थे यार? वही 10th वाला ना. 10th वाला. ठीक है. हाँ तो हो गया नहीं ये वाला 10th वाला तो डिस्कस? हाँ हो गया. चलते हैं. Question number 11. Consider the following statement. So first is the executive power of the Union of India is vested in the Prime Minister. नहीं 10th में तुम एक पॉइंट पूछ रहे थे ना कि ही कैन रेफर और समथिंग यू वर आस्किंग ना. तो गवर्नर वो बोल देता हूँ. गवर्नर कैन रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन any bill passed by the state legislature which endangers the position of state high court. Okay, so ये है one एक condition है. I mean ये mandatorily he will reserve, and then further he can also reserve the bill if it is of the nature of like ultra virus against the constitution provisions है, if it is opposed to DPSP, if it is against the larger interest of the country, if it is of grave national importance. तो ये सारा भी he can refer. ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल तो पता नहीं यार. आर्टिकल का तो आइडिया नहीं है बट ये आइडिया जनरल इसमें यही दिया हुआ है लक्ष्मीकांत. तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है ये. वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बट अगर तुम इसको प्रोविजंस को देखोगे ना तो यह एक तरह से डिस्क्रिशनरी पावर ही है. अल्ट्रा वायरस को किसी भी चीज को अल्ट्रा वायरस मान सकता है. वो तो उसका खुद का दिमाग लगेगा तो वो किसी भी चीज को अल्ट्रा वायरस मान सकता है.
तो मोर और लेस मतलब डिस्क्रिशनरी नहीं दे देता है, मतलब रिटर्न है लेकिन रिटर्न डिस्क्रिशन कह सकते हैं इसको। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, ये सही है क्या? ये तो रिपीट है ना, प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी तो इंक्लूड होता है या नहीं होता? ये रिपीटेड स्टेटमेंट है ना, प्रेसिडेंट है ना इसका आंसर। हाँ, प्रेसिडेंट ही होगा, वो रियल नॉमिनल वाला है चक्कर। हाँ ठीक है। संजय, आई थिंक मेरा आवाज आ रहा है? ओके, ठीक है। सेकंड इज द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। करेक्ट, कैबिनेट बना सेक्रेटरी थोड़ी है सिविल सर्विस बोर्ड थोड़ी बना दी हमने। हाँ वो भी है ना। अरे हम एथिक्स में डिस्कस कर रहे थे इस चीज को तो कल ही शायद। करेक्ट करेक्ट। बट कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर भी एक बोर्ड है शायद, वो पता नहीं क्या है। अच्छा चलो ठीक है यार, इसका कंफ्यूजन देख लेते हैं। तो 11 का डी है, इसका मतलब दोनों ही सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो executive power of the union is vested in the president and is exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. IAS का रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो इस चीज का वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है है मतलब ना सिविल सर्विसेज बोर्ड। होगा ये। सिविल सर्विसेज बोर्ड है। वो कल हम एथिक्स में कुछ पढ़ तो रहे थे, वो लिखा हुआ तो शायद उसने यही था सिविल सर्विसेज, बट पता नहीं वो शायद रिकमेंडेशन पुराने हो या ये था या वो कुछ अलग था, एक बार देख लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं पढ़ देती हूँ। हेलो, हाँ पढ़ो पढ़ो। With reference to union government, consider the following statements. The ministries and departments of the government of India are created by the Prime Minister on the advice of Cabinet Secretary. हेलो, तो कुछ फिक्स थोड़ी है। गलत लग रहा है ये स्टेटमेंट। हाँ, कोई फिक्स थोड़ी है ऐसा कुछ। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से नहीं करता। ठीक है, हाँ सही कह रहे हो। वो एक क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। जो सिविल सर्विस बोर्ड का था ना, सी क्या है, करंटली सिविल सर्विस बोर्ड है एट द सेंट्रल लेवल है अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी, ओके। बट जो 2013 का हम एसडे केस डिस्कस कर रहे थे ना, TSR सुब्रमण्यम का, दैट वाज रिलेटेड टू हर एक स्टेट में सिविल सर्विस बोर्ड बनाना, क्योंकि ट्रांसफर तो स्टेट में होता ही रहता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड कि एवरी स्टेट शुड क्रिएट अ सिविल सर्विसेज बोर्ड, तो वो अभी तक नहीं हुआ है, राइट। तो वो एक क्लैरिटी। ठीक, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं। Each of the ministries is assigned to a minister by the President of India on the advice of Prime Minister. Ministries is assigned to minister by the President. Ministries को आई थिंक सही है ना। हाँ सही लग रहा है, अपॉइंटमेंट ही बोला है ना। हाँ यही होती है शायद मोस्टली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है ना। ठीक है, हाँ मे भी हो सकता है, नॉट श्योर मैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, या किसी को पता है? सेम ही होगा या फिर तो अभी ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। बी है क्या आंसर?
आंसर बी है, Only two. only two. So the Government of India allocation of business rule 1951 are made by the President of India under Article 77 of the Constitution for the allocation of business of Government of India. The ministries, department of government are created by the President on the aid and advice of Prime Minister under these rules. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड करेगा और उसकी रिकमेंडेशन पे जो प्रेसिडेंट है वो उनको क्रिएट करेगा. ठीक है, ठीक है. Question number 13 है the Prime Minister of 13. India. Prime Minister of India at the time of his or her appointment. A है need not necessarily be a member of one of the houses of parliament but must become a member of one of the houses within 6 months. ये तो ठीक है. वही same. Must be a member of Lok Sabha. ये नहीं है. गलत है. Need not necessarily be a member of one of the houses of parliament but must become a member of Lok Sabha within 6 months. लोक सभा का बनना जरूरी ऐसा नहीं है. है. कोई भी हाउस का. नहीं, कोई भी बन सकता है. मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे ना शायद. हाँ, फाइनेंस. Must be a member of one of the houses of parliament. Must be member of one of the houses of parliament. नहीं, ये तो हाँ, लिखा है ना at time of appointment नहीं होना. A. तो A ही है. आर्टिकल 75 जो है, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर. In 1997, Supreme Court held that person who is not a member of the either house of the parliament can be appointed as prime minister for 6 months, within which he should become a member of either house of the parliament. Otherwise, he ceases to be the prime minister. Constitutionally, the prime minister may be a member of any of the two houses of the parliament. ठीक है, उस तरह से एग्जाम्पल दिया कि मनमोहन सिंह थे, इंदिरा गांधी भी थी, एस.पी. देवगौड़ा भी था, तो वो सब भी राज्यसभा से ही होके आए थे. Alright. Next. Question number 14. Consider the following statements. Jawaharlal Nehru was in his fourth term as the Prime Minister of India at the time of his death. 64 को ही ना 27. थर्ड होगा ना. किस सवाल? थर्ड. हाँ, थर्ड टर्म में. सही है. नहीं, थर्ड फोर्थ में जो इंटर किए थे शायद. फोर्थ नहीं हो पाया था. आई थिंक 52 मतलब से स्टार्ट पता नहीं, बट देख 8 साल था ना. थर्ड में था ना, मुझे भी डाउट हो रहा है. गिन लेते हैं ना. 52 से लेके 57. 3 बार इलेक्शन जस्ट इंटर किए होंगे, क्या जीते थे पता. वो ना. हाँ, 3 बार इलेक्शन जीते थे वो. इंटर कैसे कर सकते जब थर्ड बार इलेक्शन जीते थे वो फोर्थ टर्म में थे. तो 3 बार ही हुआ है ना. गिन लो यार, पहले. बस लगाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो. नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू represented रायबरेली constituency as a member of parliament. रायबरेली, अरे ये इतना फालतू क्वेश्चन. ऐसे किससे क्वेश्चन याद करते ये थे सही है. हम? ये सही है शायद. राहुल गांधी. यूपी का कोई था, पता नहीं ये था. हाँ, तभी वो है ना. अभी अभी बोलते हुए ना सोनिया गांधी उसे वहीं पे है. हाँ, सोनिया गांधी अभी वहीं पे है. नेक्स्ट है द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया assumed the office in the year 1977. मोरारजी देसाई वाला है. मोरारजी देसाई. हाँ, ठीक है, ये वाला सही लग रहा है. तो 2 and 3 सही लग रहा है ना, और 2 and 3 तो ऑप्शन. 1 को डिलीट कर दो तो बी. 1 करेक्ट है, 1 करेक्ट है शायद. अभी देख रहा था विकिपीडिया.
डाउट है हाँ? क्योंकि तो इसने क्या प्री इंडिपेंडेंस से ले लिया क्या? हाँ 1947 से लिया है विकिपीडिया ने। अच्छा, फिर हो सकता है। और थर्ड होता है, मतलब थर्ड टर्म जो होता है 14 का डी है। ये क्वेश्चन ही खराब था। अरे भाई ये इतनी मैथ्स क्वेश्चन मत लगाओ यार। मैं छोड़ के आता पक्का। ऐसे किस किस का याद करना ये है? क्वेश्चन होता जो काफी लोगों को नहीं, आपके इतना 10 मिनट factual वाला होने बात वाला है। ऑप्शन कॉम्बिनेशन से निकल सकते हैं ना, इवन अगर कंफ्यूजन हो भी तो, राइट? जो लास्ट के 10 समय 10 मिनट्स होते हैं थर्ड वहीं वाला पे ही तो पता मार्क है कर ना, देना थर्ड होता वाला। है बस। ऐसी कोई लिस्ट है क्या कि कोई पर्टिकुलर लोगों का जो को प्रिपेयर करके जाते हो या तुम लोग? अरे ये नेहरू पुराने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, तो वो उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस क्या पता पूछते होंगे, अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हाँ हुआ ये तो लग रहा है। 2007 का क्वेश्चन है। जिनके तो 2 से ज्यादा बाकी- टर्म है उनके तो एक बार देख लेने चाहिए। नहीं, अभी कुछ साल पहले आई थिंक नेहरू का क्वेश्चन आया था, 2019 में या किसी में एक आया था ना हाँ कि ये आया है, इसीलिए मेरे माइंड में था कि ऐसा कुछ फोर्थ, क्योंकि 3 मुझे कम लग रहा था, 4 ही मुझे याद आ रहा था। नहीं 2019 या पता नहीं हम्म। हाँ 20 कोई में प्रेसिडेंट के ऊपर था ना शायद कुछ। नहीं कोई शेड्यूल एंटर हुआ था, तो उस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी वो पूछा हुआ था आई थिंक। हाँ वही, हाँ, बट वो नेचर डिफरेंट ना, 19 क्रॉस लिंकेज वाला 19 कुछ। हाँ वो तो 19 वाला था, तो वो तो आई थिंक हो जाता इजी, अगर किसी ने पढ़ा रहता तो वो हो जाता। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू emerged as an eminent leader of Indian independence, prime minister from its establishment as an independent nation in 1947 until his death in 1964। ठीक है, तो वो 1947 से ले रहा था, इसलिए अपना वो गलती हो रहा था, अपन 52 से उसको गिन रहे थे। ठीक है। The first Prime Minister of India of Jawaharlal Nehru died in office in 1964 while holding the seat in Phulpur constituency. Hence it is also called Nehru's constituency। ये फूलपुर पता है कहाँ है? इलाहाबाद के पास, अच्छा, इलाहाबाद है। इलाहाबाद के पास। ठीक है। Morarji Desai was elected by the Janata Alliance, later the Janata Party, as their parliamentary leader, and thus became the first non-Congress Prime Minister of India। Alright, ये बात सॉल्व हुई था। नेक्स्ट पे चलते हैं, 9th शेड्यूल। Next है 9th schedule ये वही was वाला क्वेश्चन आ गया जो शांतनु कह रहा था। introduced in the Constitution of India during the prime ministership of Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Morarji Desai. नाइन Eight. पहली बात तो बता, फर्स्ट अमेंडमेंट था, ठीक है। नेहरू है। हाँ यही क्वेश्चन है 2019 का जो बोल रहे थे। हाँ यही है। यही है क्वेश्चन, मैं छोड़ के आया था पेपर। ठीक है। तो इसका आंसर ए है। बताइए सबको क्या क्या ऐड किया था। लैंड रिफॉर्म्स वाला है क्या? हाँ वो लैंड रिफॉर्म से 9th शेड्यूल डाला था ना। 9th शेड्यूल किस लिए था? ताकि जो भी हम इसमें या वो डालें, कोई भी अमेंडमेंट डालें, तो वो जो है जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आए। ठीक है। However, in 2007, the Supreme Court ruled that laws included in this schedule after April 24, 1973 are now open to judicial review। ठीक है। ये केस किसी को याद है क्या? केस क्या था ये? यही है ना मेंस क्वेश्चन, कोयलो केस। कोयलो। ये इस पे वो जो controversy क्या आजाद कोई वो फॉर्मूला क्या था जो शेड्यूल वाला? Years of old PM। हाँ टीयर्स ऑफ सही। और इसमें ये था कि जो लॉज बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक वो जो है ना, क्या बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडेट करेंगे, उन्हीं को हम रिव्यू कर सकते हैं, सारे लॉज रिव्यू नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसलिए ही तो 9th शेड्यूल में डाला था। हाँ मतलब 1973 के बाद से जो भी लॉज डाले जाएंगे उसमें, और वो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडेट करेगा, उन्हीं लॉज को वो रिव्यू कर सकते हैं कोर्ट। रिव्यू तो आई थिंक यार किसी को भी कर सकता है। जैसा आप ये नहीं मान के चल सकते ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके चल रहा है, क्योंकि अगर आप नहीं देखो तो कर एक सकता रिव्यू। रिव्यू किसी को भी कर सकता है। हाँ कर क्योंकि सकता है सबको। हाँ पहले वो ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में ये था कि वो मान के चलते प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यानी
लेजिस्लेटिव ने अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट बनाया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मान के ही चलेंगे until proved otherwise, ठीक है। और उसी के लिए फिर वो केस करते हैं लोग, तो ये चीज मान के चला जाता है कि इनिशियली वो कॉन्स्टिट्यूशनल है until वो पता लगता है कि वो किसी एफआर को रिजेक्ट कर रहा है या और किसी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तब उसको फिर वो क्या मतलब उसको रिवर्स कर सकता है, अदरवाइज वो वैसा का वैसा रहेगा। बट 9th शेड्यूल में जो रिव्यू करने का ऑप्शन है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, मतलब वो आई थिंक फंडामेंटल राइट एंड ऐसी कुछ कुछ चीजों से रिलेटेड होगा तो ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकते हैं, मतलब इजीली उन्हें रिव्यू करना आसान नहीं है, मतलब 9th शेड्यूल में अगर डाल दिया जा रहा है तो। बेसिक हाँ, 9th स्ट्रक्चर शेड्यूल। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हम्म। All right. Article 31B along with 9th schedule was added by the first Constitutional Amendment Act of 1951. ठीक है, next. 16th. Who among the following have held the office of Vice President of India? Mohammad Hidayatullah, Fakhruddin Ali Ahmed, Neelam Sanjeeva Reddy, Shankar Dayal Sharma. NS Reddy है क्या? NS रेड्डी हुआ ना, वो इंदिरा गांधी के टाइम में। हिदायतुल्लाह भी थे शायद। हिदायतुल्लाह तो वो था आई थिंक, वो क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बना था ये तो प्रेसिडेंट बना था, ये एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था जो कि प्रेसिडेंट बना था। किसी का वो पता है क्लियरली या सीधा आंसर देख लें? आंसर बाबा। ठीक है, करेक्ट आंसर। 16 का भी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह was the 6th Vice President of India, serving from 31st August 1979 to 30 August 1984. He also served as the acting President of India. ठीक है, वो जो हम प्रोविजन पढ़ते हैं इसके अंदर पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, वो एक बार हो चुका है सर। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा was the 9th President of India, serving from 92 से 97. Prior to his presidency, he had been the 8th Vice President of India, serving under R. Venkataraman. ठीक है, ठीक है, वेंकैया नायडू was the 13th. ऐसे फालतू क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 17. तो इसलिए एक फैक्ट याद रखो, आई मीन जस्ट बोल रहा हूँ ट्रिवियल, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, राइट? तो इसके ऊपर नेम कर दिया उन्होंने। ओके, द 17th पे चलते हैं। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द लोकसभा अलोन, either House of Parliament, joint sitting of Parliament और राज्यसभा। ये राज्यसभा ओनली। करेक्ट। हाँ मतलब राज्यसभा हाँ कर सकता है। ओके, 17th का डी, 17th का डी है, आर्टिकल 67B of the Constitution state that Vice President can be removed by a resolution of Rajya Sabha by an effective majority, that is majority of all the then member of the House and agreed by the Lok Sabha with a simple majority. ठीक है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग ना, सिर्फ वही लोग। हाँ, प्रेजेंट एंड वोटिंग, करेक्ट। इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है। ये सिंपल मेजॉरिटी हो गया ना, एक में इफेक्टिव मेजॉरिटी है, दूसरे में सिंपल मेजॉरिटी है। ठीक है, अरे इफेक्टिव में भाई माइनस कर देते हैं ना अपन लोग, जो भी वैकेंट ये सब होती है ना, जो मर जाते हैं शायद। हाँ, प्रेजेंट ना, जो भी प्रेजेंट है उनसे। और लोकसभा में सिंपल, राज्यसभा में इफेक्टिव, ठीक है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, Secretary General. Which of the following are the function or functions of the Cabinet Secretariat? एक मिनट Preparation. यहाँ पे वो भी लिखा है नीचे, मतलब जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव देता है, नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना। हाँ, ये भी है। ओके, प्रेसिडेंट के लिए दिया हुआ है, प्रेसिडेंट के लिए क्या है? वॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, एक और वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
हाँ एक और भी है ना, 2 है। Unsound mind. प्रूवन मिसबिहेवियर है शायद, आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लो यार। इम्पीचमेंट नहीं है, बस ये था वॉल्यूशन था इसमें बस। इम्पीचमेंट तो प्रोसीजर हो गया ना। हाँ मतलब वैसा बोलते हैं ना हर जगह, यूएस में इम्पीचमेंट बोलते हैं उसे। हाँ okay. इसमें 2 है कि एक ही है ओनली? ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल 2 हैं। पहला नहीं ये तो जज वाला है, ये तो पढ़ दिया मैंने। एक बार देख लेते हैं यार क्या था ग्राउंड के लिए। ग्राउंड तो वही 2 जो होते हैं। हाँ सिर्फ आई थिंक एक ही है ना, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही है। एक ही है। जबरदस्ती बुलवा रहे थे उसे। 61 है, ओके, आर्टिकल 61 है। 61. इम्पीचमेंट फॉर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ये चीज है, और इसको डिफाइन भी नहीं किया हुआ है, मतलब सिर्फ वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, उसको आगे डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, Impeachment mentioned है ना 61 में। इम्पीचमेंट एज अ वर्ड शायद नहीं। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वॉयलेशन ऑफ, हाँ यहाँ तो इम्पीचमेंट लिख रहा है। इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय, तो इसको इम्पीचमेंट ही बोलते हैं क्या इसको? हाँ, जिसमें बात करते हैं ना नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में होते हैं, तो प्रोसेस तो डिफाइंड ही है पूरा। एक सेकेंड ये भी पढ़ लेते हैं। Impeachment charges can be initiated by either house of parliament. These charges should be signed by 1/4 members of the house that framed the charges, and a 14-day notice should be given to president. After the impeachment resolution is passed by a majority of 2/3 of the total membership of that house, it is sent to other house. Impeachment में तो 2/3 चाहिए यार, तो 2/3 of total membership, मतलब present and voting नहीं है. It is sent to other house then, and which should investigate the charges. I think वो वाला सिर्फ इश्यू करने के लिए हो सकता है। कौन सा? जो अभी अपन ने देखा ना, क्वेश्चन बोलना एक सेकंड। वो तो वाइस प्रेसिडेंट का देख रहे थे हम, तो वाइस प्रेसिडेंट का था ये क्वेश्चन, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए था। ठीक है ठीक है। ऑलराइट, और तो इसमें कुछ नजर आई नहीं थिंक शशांक बोल रहा था ना कि इम्पीचमेंट वर्ड नहीं है, तो है ना इम्पीचमेंट वर्ड। हाँ उसी लिए तो पता नहीं यार कहीं पढ़ा था नहीं, ये अपने आप निकला मेरे मुंह से मतलब कहीं तो पढ़ा था। फाइनल कंक्लूजन क्या है, इम्पीचमेंट का वर्ड है ना फाइनली, राइट? हाँ हाँ है। एक सेकंड यार चेक ही कर लेता हूँ, मेरे को भी थोड़ा डाउट लग रहा है इस पे। नहीं मैंने चेक किया अभी, है कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आई गेस वर्ड है बट डिफाइन नहीं है। करेक्ट। आर्टिकल 56 में वो वर्ड मेंशन्ड है, ओके, भी चेक किया। आर्टिकल 56। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। 18. Which of the following are the functions of cabinet secretariat? Preparation of agenda for cabinet meetings. ये तो होगा ही, आई थिंक ये तो होगा, बेसिक्स है तो। Secretarial assistance to cabinet committees. हाँ ये भी होगा। Third है allocation of financial resources to the ministries. ये नहीं होगा, ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो थर्ड को एलिमिनेट करें तो A या C? सी। हाँ 2 लग रहा है ना, सी। राइट, और ये वाला किसका है, ये एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल, ये कौन? ये तो वो करता है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अच्छा फाइनेंस, ओके। द कैबिनेट सेक्रेटरीट फंक्शंस अंडर द, सी इसका आंसर है, सही है अपना।
Under the Prime Minister is responsible for the administration of Government of India Transaction Rules 1961. The business allocated to the Cabinet Secretariat under these rules include secretarial assistance to the Cabinet and Cabinet Committee. Second is rule of business. ठीक है, ये चीज है. Alright, ठीक है. Question number 19th. Consider the following statements. The chief secretary in a state is appointed by the governor of that state, and the chief secretary in a state has a fixed tenure. Fixed tenure तो नहीं है. tenure तो नहीं लग रहा. हाँ, अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर नहीं होगा वैसे इसमें. हाँ, करेक्ट, चीफ मिनिस्टर. नहीं, शायद रिकमेंड करता होगा, नहीं अपॉइंट तो करता होगा ना गवर्नर. All executive actions are taken in the name of governor ना. हाँ, वो बस रिकमेंड करता है, वो अपॉइंट तो सीधे वही देगा ना, ठप्पा आखिरी वाला. हाँ, पॉलिटिकली इंक्लाइंड होते ही सारे डिसीजंस तो चीफ मिनिस्टर ही होगा. ये चीफ सेक्रेटरी है तो वारंट अंडर हैंड एंड सील से कुछ होगा क्या? हाँ, वही मेरे को लग रहा है. वो अपॉइंट गवर्नर करता है. हाँ, वही वाली बात आ गई ना कि दिल्ली में उसको ओथ तो गवर्नर दिलाता है लेकिन उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है. तो वैसा कुछ लॉजिक लग रहा है. चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं. कंफ्यूजन लग रहा है सबको. 19th का डी है, दोनों ही सही नहीं है. ठीक है. तो द चीफ सेक्रेटरी इज द सीनियर मोस्ट पोजीशन held in the civil service of the state and UTT. Instead, he is appointed by the chief minister under the seal of the governor. ये क्या है? कैसा? सील ऑफ गवर्नर. पहले सील ले लेता है, फिर बाद में अपॉइंट उल्टा बोल. अरे ये तो अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर अंडर द सील ऑफ गवर्नर. तो गवर्नर का उस पे वो रहता है ना, लेटर पे सिग्नेचर के, हाँ इसको अपॉइंट किया है. अच्छा, चीफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करता है? वो तो गवर्नर को ही तो करता है. हाँ, तो फिर इसी के अंदर यही होगा ना, सील भी यही देगा. कौन देगा? मतलब अगर सील ये दे रहा है तो रेजिग्नेशन भी इसी को ही देगा ना. फिर जस्ट लॉजिक, मतलब अच्छा, जो अपॉइंट करता है उसी को ही हम सबमिट करेंगे ना हमारा रेजिग्नेशन भी. हाँ, करेक्ट. ठीक है. ऑलराइट. बट यहाँ तो चीफ सेक्रेटरी की किसकी बात हो रही है? हाँ, मतलब वो उसी रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि जिसको अपॉइंट करा उसी को ही वो रेजिग्नेशन देगा. मतलब एग्जीक्यूटिव के कॉन्टेक्स्ट में. Next is no fixed tenure is imposed on the chief secretary office, but the term can be extended. ठीक है, उसका टर्म जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बट उसके लिए कोई फिक्स टेन्योर नहीं है. ठीक है. खासकर रेलेवेंट हो जाता है अभी जो बंगाल का केस हुआ है ना, उसके पर्सपेक्टिव से ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ध्यान में रख लेना. ठीक है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. Which one of the following constitutional amendments state that the total number of ministers, including the prime minister in the council of ministers, shall not exceed 15% of total number of members of the House of People? याद है यार. 90%. 91 है. हाँ, 91 है. अच्छा, दिल्ली में कितना है? दिल्ली में 7 का है. नहीं 12% ना शायद. 12% नहीं, 10%. स्टेट हाँ 10%. सॉरी, स्टेट में क्या था? स्टेट में कुछ अलग रहता है ना. 12 याद नहीं आ रहा. 12 ही है स्टेट में. अच्छा, ठीक है, वो देखते हैं. The 91st Constitutional Amendment Act of 2003 had made some provision to limit the size of the Council of Ministers to debar defectors from holding public office and to strengthen the anti-defection law. Article 75 of the Constitution states that total number of ministries, including the Prime Minister, Central Council of Ministers, shall not exceed 15%. I think मेरे को भी यार 15% ही याद आ रहा है, पता नहीं, बस देख लेते हैं लक्ष्मीकांत में.
नहीं ये तो ये कंसर्ट स्टेट है। रुको देखता हूँ मैं भी। पता नहीं मुझे स्टेट स्टेट का लेजिस्लेटिव लगता है काउंसिल है ना, उसका नॉट मोर देन 1/3 होना चाहिए, तो और साइज 40 मेंबर से नीचे नहीं होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो संजय पेज नंबर 1410 पर आ जाओ, आ पा रहा है? 1410 नेक्स्ट पेज। अरे I mean, next page। वहां से स्टार्ट होता है अमेंडमेंट्स। हाँ, ये तो इस पे तो कुछ और लिखा हुआ है। तेरे पास कौन सा एडिशन है इसका? यही है ना, 6th वाला ही एडिशन है। तो फिर मेरे में पेज नंबर क्यों अलग है? टोटल पेज नंबर 1549 है मेरे पास। मेरे पास 1531 है। ठीक है यार, इसको काउंट कर। प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया हमने, पार्लियामेंट पढ़ लिया, पार्लियामेंट्री ग्रुप होगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पे आ गए हम लोग। और हमने कौन सा देखना था? स्टेट काउंसिल में स्टेट लेजिस्लेचर देखना था। सॉरी, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। Article 163, 164 deal with them in a broad manner. 163 deals with the status of the Council of Ministers, while 164 deal with the appointment, tenure, responsibility and qualification. ठीक है, हाँ मिल गया मुझे। अब पढ़ो। अच्छा ये दिया, नीचे दिया था ये सामने। क्या? ये हाँ ये A member, the total number of minister, including the chief minister of the state, shall not exceed 15%. ठीक है, shall not exceed 50% of the total strength of the assembly of that state, but the number of ministry, including the chief minister in a state, not less than 12. ठीक है, कि 15% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 12 मेंबर जरूर होने चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। द प्रोविजन वाज एडेड बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, लेकिन आई थिंक शायद कुछ स्टेट्स में जहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है। तो ये 12 जो है ये मिनिमम है कि 12 तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने ही चाहिए। बाकी और क्या लिखा हुआ है? करेक्ट ना? आई थिंक कल भी हम इस प्रोविजन को पढ़ रहे थे, तो दे वर अप्रिशिएटिंग एआरसी इस प्रोविजन को। ओके, एंटी डिफेक्शन पहली बार कब आया था? एंटी डिफेक्शन कौन से 52nd ना? 1952। 85th अमेंडमेंट ना? 85th डिफेक्शन बोल रहा हूँ। हाँ, 10 शेड्यूल ना। 85th अमेंडमेंट। 52nd 1985। 82nd है ना? नहीं, 52nd अमेंडमेंट 1985 है ना? हाँ ठीक है, 52nd ही है। हाँ करेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया अपना डन। नेक्स्ट देखते हैं। 21 है ना? ये रहा। With reference to union government, consider the following statements. Number of ministries at a center on 15th August 1947 was 18. Number of ministries at a center is at present is 36. ये कौन याद रखता है? बहुत सही। चलो ठीक है, इसका सीधा आंसर ही देख लेते हैं जो भी है। Question number 18. The cabinet secretary functions directly under the prime minister. He is responsible for the 21 है। The government consists of a number of ministry department. The number and the character vary from time to time. On 15 August 1947, total ministry थी 18. The 91st Constitutional Amendment Act of made one change to the provision in the 10th schedule. It omitted an exception provision, that is disqualification on the ground not apply in case of split. अच्छा ठीक है, कि अगर पार्टी में स्प्लिट हो जाता ना तब क्या नाम बोलते हैं, तब 10th शेड्यूल अप्लाई नहीं होगा। ये प्रोविजन पता है ना? हाँ 2/3 हो गया ना अब तो। हाँ 2/3 हो गया, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, 2/3 अगर मेंबर्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम पार्टी, हाँ तो दूसरी पार्टी में जाके मर्ज हो जाएंगे, तो
दोनों ग्रुप हैं, उनमें से कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, ठीक है। अभी कोई मिनिस्ट्री सर्च कर लो यार एक बार, अभी अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बस एक जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कितनी मिनिस्ट्रीज है, तो देख लेना कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 22 है, consider the following statements. The Council of Minister in the center shall be collectively responsible to the Parliament. बताओ। लोकसभा नहीं होगा इन पर्टिकुलर? लोकसभा के लिए लोकसभा एक पर्टिकुलर, पार्लियामेंट इन जनरल ना। ठीक है। The Union Minister shall hold the office during the pleasure of President of India. हाँ कह सकते हैं, हाँ सही कह है, सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग है। हाँ ये प्रेसिडेंट वाला है ना, सॉरी प्राइम मिनिस्टर का रहता है ना उसमें सीन, वो बताते हैं कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। हाँ लेकिन but in the end president प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही होगा ना, और वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ही यही है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस इन्वॉल्व होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि इस मिनिस्टर को निकालना, तो फिर वो निकाल देगा प्रेसिडेंट। ओके। Third है, the Prime Minister shall communicate to the President about the proposals for legislation. हाँ यही था अपना आर्टिकल 78 शायद, कि कम्युनिकेट करे, और नहीं तो वो प्रेसिडेंट खुद पूछेगा। हाँ ये प्रेसिडेंट पूछ सकता है उसको, ठीक है, तो सही लग रहा है ये वाला भी, है ना। ओके ठीक है, तो मैं आई थिंक चलो होल्ड ऑफिस 2 and 3 सही लग रहा है ना, तो बी आंसर होना चाहिए। 21 22 बी, ठीक है, बी ठीक है। Article 75 of the Constitution clearly states that center of Council of Minister is responsible to the Parliament in general and Lok Sabha in particular, ठीक है। तो पर्टिकुलरली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो यहीं पे रेज हो सकता है, ठीक है। Article 75 also contains the principle of individual responsibility. It states that minister hold office during the pleasure of the parliament. तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो पीएम को होती है, प्राइम मिनिस्टर को होती है उनकी, और दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 78 states that it shall be the duty of the prime minister to communicate to the president all decision of the council of minister relating to the administration of affairs of union and proposal for the legislation. Article 164 of the constitution also contains the principle of individual responsibility. तो ये वाला जो आर्टिकल 164 है स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, और यहाँ पे ये है 75, ठीक है, 75 and 164। कोई लॉजिक बन रहा है क्या? 75 प्लस 89 करते हैं ना अपन लोग। कोई और बता, ऐड तो कुछ भी करेगा तो कुछ अच्छा ठीक है। नहीं एक्चुअल में 90 तक हम लोग सिर्फ 89 ऐड करते हैं, फिर 90 के बाद 91 के बाद से 90 ऐड करते हैं हम लोग, शायद ऐसा रूल है। अरे रुको एक सेकंड, ये जो 75 है, ठीक है, तो 1 + 6 7 और 6 - 1 5, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऐसे याद करेंगे अब। नहीं आई थिंक शशांक ने जो बोला ना वो पैटर्न है, स्टैंडर्ड पैटर्न है, वो पैटर्न है वो तो। क्लियरली बता दो शशांक, पैटर्न वापस समझाइएगा एक बार। पैटर्न कंफ्यूजन में है कि 90 या 89 तक हम लोग 89 ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग 90 ऐड करते हैं। शायद एक आर्टिकल को पूरा वैसे बीच में कोई गायब है, मिसिंग है, तो चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना प्लीज एक बार। हाँ तो तू ऐसा कर, कंफर्म करके हमें कल बताइयो कि क्या है समझ गया? एक अच्छे से प्रॉपर आप उसको लिख दीजिएगा ताकि याद करने में थोड़ा सही रहेगा, बार बार भूल जाता है सब। थैंक यू। कल स्लाइड शो बना के लाइयो इसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया अपना। बस करो, 4 बज गए भाई, पार्टी बची है अभी। कौन सी पार्टी? 24 हो गया ना अपना, 26 क्वेश्चन ही है। हाँ यार फटाफट खत्म कर देते हैं, ठीक है, ये वाला पढ़ दो अब। नेक्स्ट 23,
इसको खत्म कर देता है एटलीस्ट यूनियन वाला तो। 23, the Advocate General of State in India is appointed by President of India upon the recommendation of Governor of the concerned state. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो नहीं है शायद, आई थिंक गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। नहीं, गवर्नर ही होता है ना बस। हाँ गवर्नर लग रहा है, ऑन द एडवाइस ऑफ द वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो भी है वो होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये गलत लग रहा है मतलब। बट ये क्या ठीक है, नहीं कुछ नहीं। सेकंड पढ़ती हूँ। As provided in Civil Procedure Code, High Courts have original, appellate and advisory jurisdiction at the state level. Which of the statements given are correct? ठीक है, सिविल प्रोसीजर में ये दिया हुआ है कि हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल, अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन एट द स्टेट। हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी है? होगी। याद नहीं आ रहा है मेरे को ये। हाँ वही मुझे भी याद नहीं आ रहा भाई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। हाँ सही लग रहा है लेकिन। ठीक है, तो इसका फिर देख लेते हैं। बाकी सब लोग फटाफट बोल दो क्या क्या, किसी का कोई व्यू है या सीधा आंसर ही देख ले इसका। आंसर देखो आंसर। यार एडवोकेट जनरल कोई वैसी पोस्ट होती है ना, जुडिशियल टाइप, तो हाँ, इसमें advisory नहीं है काउंसिल ऑफ इसमें। मिनिस्टर क्या करेंगे? मतलब अरे अगर एडवोकेट जनरल वो जुडिशरी होती है, लेकिन वो रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव को ही करता है। याद है यूनियन के अंदर हम एग्जीक्यूटिव पढ़ते तो कौन कौन पढ़ते? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल और काउंसिल, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सॉरी वो जो पीएम होता है उसको पढ़ते हैं। तो वैसे ही एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है ना, तो फिर एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब इसका काम होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसके पॉइंट ऑफ व्यू रखना के कोर्ट में। हाँ तो इसको ये वही होना चाहिए। ठीक है, आंसर Governor appoints the Advocate General of State and determines his remuneration. The Advocate General holds office during the pleasure of the Governor. ठीक है। High courts have original, writ, appellate, supervisory jurisdiction at the state level. ठीक है, advisory नहीं है। हाँ, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है एडवाइजरी। करेक्ट, याद रखना। ओरिजिनल है इसके पास, रिट है, अपीलेट है और सुपरवाइजरी है। ठीक है, चार। ठीक है, नेक्स्ट 24। Consider the following statements about the Attorney General of India. He is appointed by the President of India. ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है, ठीक He है। must have the same qualifications as are required for a judge of the Supreme Court. ट्रू। ट्रू। CJI नहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता है ये भी। He must be member of either House of Parliament. नो ये तो फॉल्स। He can be बोलो। हाँ नहीं है ये वाला पॉइंट। He can be removed by impeachment by Parliament. नहीं, ऐसा तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट के CJI को कर सकते हैं ना। इम्पीच जब सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं, बाकी सारे रिमूव होते हैं आई गेस। तो इम्पीचमेंट का वर्ड भी यूज नहीं करेंगे। करेक्ट। एंड इसका भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है ना, सो यू कैन रिमूव एनीटाइम। हाँ, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी नहीं था, ही कैन बी, और सेकंड नहीं था, तो 1 and 3 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नहीं 1 and 2 ना। 1 and 2। हाँ सॉरी, 1 and 2। 430 A is the answer. Attorney General of India is appointed by President. He must have qualification as of a judge of Supreme Court. Constitution does not contain the procedure and grounds for his removal. He holds the office during the pleasure of President. ठीक है। Okay. Attorney General is the highest law officer in the country. It is the duty of Attorney General to appear on the behalf of the Government of India in all cases of Supreme Court in which Government of India is concerned. ठीक है। तो आर्टिकल बोलो अटॉर्नी जनरल का। 76। करेक्ट। ठीक है।
Next है 25. 25. Consider the following statements about Attorney General of India. He takes part in proceedings of Lok Sabha. बताओ. Correct. हाँ, can ले take part सकता है, है ले सकता है. But vote कर सकता है. नहीं वो बस नहीं कर सकता. बोल सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है. Be a member of committee of Lok Sabha. I think हो सकता है. पता नहीं. Not sure. ऐसा कुछ कहीं पढ़ा तो नहीं है ना शायद, अगर होता पता नहीं. Speak in the Lok Sabha भी है और ठीक हाँ, है. speak तो हो बोल तो सकता सकते हैं. तो हो सकता है. तो 1 Vote- and 3 तो श्योर है ना अपन. हाँ वो तो सही ये श्योर है. C हो सकता है या ऑप्शन है. D हो सकता है. ठीक है, देखो इसको. हम्म. तो 25 का C है. ठीक है, हम्म. वो हो सकता है उसका कमेटी का मेंबर. ठीक है. तो अटॉर्नी जनरल हैज अ राइट टू स्पीक टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और एट देयर जॉइंट सिटिंग एनी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही हैज बीन नेम्ड एज अ मेंबर बट विदाउट अ राइट टू वोट. ठीक है, सेम चीज जो पार्लियामेंट में होता है वही चीज कमेटी में भी है कि वहां पे सिर्फ एडवाइस करेगा, वोट नहीं कर सकता. ठीक है. ही एंजॉयज ऑल प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जैसा अभी आई थिंक शशांक ने बताई थी ना, इंडिविजुअल और कलेक्टिव वो प्रिविलेजेस है, वैसे उसको भी एक्सटेंड होती है. ठीक है. और ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं इनको. तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2, हाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. तो पहला, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इलेक्शन. सही है ना. सही है. सही है. करेक्ट, सही है. फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ये भी सही है ये ना. भी सही लग रहा है. With Council of Ministers. ठीक है. 7th, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट 195. लगता है सारे सही. 55 ना. हाँ 155 लिखा है. सही है, सारे लाइंस. अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये भी ठीक है. ऑटोमेटिकली सही होगा फिर तो. और 90 ऐड करने को कह रहा था ना कोई. 89 कह रहा हूँ. 89 Sorry. 110 के बाद ऐड करना है शायद. मैंने भेज दिया मैंने वो आप लोग को ग्रुप में एक इमेज. अच्छा, 110 के बाद ऐड करना है. ठीक है. हाँ 90 ऐड करना है 110 के बाद. तो इसका ए लग रहा है 26 का. हाँ ए ही है. तो इसमें आई थिंक कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है. राइट, नेक्स्ट चलते हैं. एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल, who among the following rank the highest in order of precedence? Deputy PM, former president, governor of state within his state, speaker of Lok Sabha. फॉर्मर प्रेसिडेंट. हाँ. Maybe, पता नहीं है, देख ही लेते हैं. चलो 27 का C है, that is governor of a state within his state. ठीक है. So the order of precedence is the protocol list in the functionary. सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट, फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट, फिर आता है प्राइम मिनिस्टर, फिर आता है गवर्नर ऑफ स्टेट्स विद इन देयर स्टेट. अगर वो अपने स्टेट में तभी, अगर दूसरे स्टेट में तो फिर उनका नहीं रहेगा. फिर 5th फॉर्मर प्रेसिडेंट, 6th चीफ जस्टिस एंड स्पीकर ऑफ लोक सभा. बट ऐसा होता है ना कि गवर्नर उसी स्टेट में तो रहता ही नहीं है. वो किस स्टेट में रहता है? अपने स्टेट में, जिस स्टेट में है उसी में. जिस स्टेट में वो स्टेट का नहीं होता है बस. क्या नहीं होता? उस स्टेट का नहीं होता. गवर्नर जिस स्टेट में मतलब बनाया जाता है वो रहता वहीं पर है. वो कन्वेंशन होता है, बाकी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो सही वैसा ही हो. खासकर बीजेपी के टाइम में तो बिल्कुल नहीं है. तो ठीक है. फिर ये अपना कंप्लीट हो गया. कल अपन ये लेजिस्लेचर वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. ओके. राइट. ठीक है, देन वाइंड अप करते हैं आज का. Okay, bye. Thank you. बाय. Bye, thank you. बाय विजय सर.